हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 10th क्लास आज हम हमारे चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट और लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं। इससे पहले वाले दो लेक्चर्स में एक में हमने बेसिक और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और सेकंड लेक्चर तो जो महा इंपॉर्टेंट था उसमें हमने सारे करंट कैरिंग वायर जो कि स्ट्रेट थी, सोलेनॉइड थी, सर्कुलर थी, उन सब का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पढ़ा है। जिसने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं लेक्चर 1 और 2 की, भाई पहले तो जाकर वो देखो, नहीं तो आज की वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आज तो समापन है, आज तो खत्म कर रहे हैं ये चैप्टर, ठीक है। और इसके बाद हमारा सिलेबस भी खत्म हो जा रहा है, पूरा सिलेबस पूरी सीक्वेंस में पूरे यूट्यूब के एनकेपी क्लासेस के चैनल पर अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ा है, जाकर उन्हें देखो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करो, खुद भी देखो, क्वेश्चंस भी देखो, एमसीक्यू, असर्शन, रीजंस भी प्रैक्टिस करो। और भी आपको कुछ चाहिए तो मुझे मैसेज करो कि मैम ये केस स्टडी करा दो, मैम कोई और रिवीजन करा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, आपको जो भी चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो भी कुछ भी डाउट है साइंस से रिलेटेड, एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, कुछ भी, कोई भी चैप्टर में, किसी भी पूरे सिलेबस में कुछ भी, कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, यानी कि फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। अब ये कहां से आया, ये कहां से आया? जब ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करा तो उसने क्या कहा कि करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा करा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक नीडल हिली, झटका मारी। अब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किस पर लगा? नीडल पर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब हमने एक बात पढ़ी हुई है न्यूटन थर्ड लॉ से कि एवरी फोर्स जो होती है वो पेयर में एग्जिस्ट करती है। अगर तार ने निडल को झटका मारा तो निडल कहेगी मैं भी तो तुझे फोर्स लगाऊंगी, तो तार को भी हिलना चाहिए था, पर तार तो नहीं हिली। क्या वहां पर लॉ गलत हो गया? नहीं नहीं नहीं, लॉ कभी गलत होता नहीं है। तो एम्पियर जो थे उसने इसी बात को समझते हुए कहा इट सजेस्टेड दैट मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। जब ये सारी दिक्कतें एम्पियर के सामने आई कि थर्ड लॉ ने तो ऐसा कहा था, यहाँ थर्ड लॉ फेल हो रहा था, एम्पियर बोला नहीं 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 नहीं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तार ने मैग्नेट को लगाई है तो मैग्नेट भी तार को बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। पर हमें दिख तो नहीं रहा। वो दिख इसलिए नहीं रहा था क्योंकि उस टाइम तार बंधी हुई थी, पूरा सर्किट क्लोज था। अगर हम उस वायर को ओपन रखें, मतलब हिलने वाली पोजीशन पर रखें, फ्रीली लटका दें तो वो हिलती हुई नजर आएगी। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट का नाम है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, वायर को किक करने वाला एक्सपेरिमेंट। आपको ये डायग्राम याद रखना है। इस डायग्राम की कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ, एक्टिविटी बता देती हूँ, इससे क्या कंफ्यूजन निकाला वो बता देती हूँ, और फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके आज का लेक्चर खत्म करेंगे। यहाँ पे देखो ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इस मैग्नेट के बीच में एक रोड रखी, इस पर तार लपेटी और इसको बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरे रोड के पास से को ऐसे करके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे इसमें करंट करेंगे, करंट मैग्नेटिक को अफेक्ट करेगा तो मैग्नेट फील्ड के बीच में, इसका शॉर्ट में समझो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, जब भी किसी मैग्नेट के आसपास करंट कैरिंग वायर हुई, मैग्नेट के आसपास करंट कैरिंग वायर हुई तो वो उस पर फोर्स लगाएगी। यही लिखा है टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रोड, उसको ऐसे शोन करो, होर्सशू मैग्नेट के बीच में रखो, डायरेक्शन ऐसे ऐसे रखो। उसके बाद तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, जैसे ही करंट हमने ऑन करा हमने देखा ये वायर ऐसे हो गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई। पहले झटका एक साइड मारेगी, वायर, तार हिल रही। अब मैग्नेट के बीच में करंट कैरिंग वायर, मैग्नेट के अंदर करंट कैरिंग वायर, मैग्नेट के आसपास करंट कैरिंग वायर। कैसे ही बोल लो, मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर अगर हो तो उसमें डिफ्लेक्शन होती है। एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक करंट हो गया और एक फोर्स हो गई। तीन चीजें बोल रही हूं मैं,
मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट है तो करंट की डायरेक्शन होगी, और किधर न किधर फोर्स भी लगेगा। तो तीन तीन चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो किधर करंट लगा, मानो इधर, इधर आई डिफ्लेक्ट होके वायर, क्योंकि ये वायर लूज है, टंगी हुई तो है, तो इधर झटका मार लेगी। फिर हमने क्या किया, हमने पोलैरिटी को बदल दिया। कहता रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय चेंजिंग द बैटरी। बैटरी पहले ऐसे थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, अब इसको हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे कर दो। तो जैसे बैटरी में करंट बदला, मतलब बैटरी बदली, पोलैरिटी बदली, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ गई, हमने देखा डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो गया। मतलब करंट की रिवर्स करने से डायरेक्शन डिफ्लेक्शन की बदल गई। ये तो था करंट की रिवर्स। अब हमने क्या किया, इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, इस हॉर्सशू मैग्नेट को उल्टा कर दिया, ऊपर नॉर्थ कर दिया नीचे साउथ कर दिया। अब भी डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ, यानी कि चाहे आप मैग्नेटिक पोल्स बदल दो, चाहे आप करंट की डायरेक्शन बदल दो, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल जाती है। यही बोला है यहाँ पर, यही बोला है, अगले सवाल में भी यही बोला है। कहता है एक्टिविटी जो पिछली करी है उसमें बताओ, रोड जो आई है ए बी, उसमें कैसे तो इंक्रीज करें, करंट को अगर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, हॉर्सशू मैग्नेट जो यूज कर रहा है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दें तो क्या होगा, और लेंथ रोड की इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, या फिर उनकी डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करोगे तुम। तो मैंने तुम्हें बताया करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड और तेज, मतलब और ज्यादा झटका, मतलब वायर और ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट रोड की और ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा दूर डिफ्लेक्ट होगी। अगर हम हॉर्सशू का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें तो भी ज्यादा और डिफ्लेक्शन होगी, वायर को लंबी कर दें तो भी और ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन को उल्टी कर दें तो भी डिफ्लेक्शन उल्टी हो जाएगी, मैग्नेट को उल्टा कर दें तो भी डिफ्लेक्शन उल्टी हो जाएगी। ये जो मैं बोल रही हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपनी भाषा में लिख लो, ये पेपर के प्रीवियस ईयर सवाल हैं। वट विल बी द इफेक्ट, आप लिखोगे डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड, डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड, और ज्यादा डिफ्लेक्शन तेज होगी, हायर इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड। अगला चलते हैं, कुछ बातें जो हमने अभी अभी डिस्कस करी है उनको लिखवा देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड अब फोर्स एक्सर्टेड की वजह से आया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो प्लेस करी है। एक सीधी सी बात है, ये नोट कर लो कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेट के बीच में करंट कैरिंग वायर को रखोगे तो वो डिफ्लेक्शन आ जाएगी उसमें। इट सजेस्ट दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड, और वो झटका अलग डायरेक्शन में जाएगा अगर हम करंट की डायरेक्शन बदल दे तो। ये मैंने पहला पॉइंट बताया था, ऑन रिवर्सिंग द करंट फोर्स विल बी रिवर्स्ड। फिर कहता है नो चेंज वर्टिकली डन बाय इंटरचेंजिंग द पोल्स। कहता है नाउ चेंज द पोल्स, पोल्स बदल दे, नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ। इट इज वंस ऑब्जर्व दैट फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी अगर हम क्या करें, फोर्स बदल जाएगी ऑन द करंट कैरिंग रोड गेट रिवर्स। अगर हमारे पास चाहे हम करंट बदल दें तो भी डिफ्लेक्शन रिवर्स, अगर हम पोल्स की पोलैरिटी बदल दें तो भी डिफ्लेक्शन रिवर्स। यही लिखा है, इधर भी डिफ्लेक्शन रिवर्स इधर भी डिफ्लेक्शन रिवर्स। इट शोज दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन किस किस पर, डायरेक्शन ऑफ करंट पर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर, यानी कि पोल्स पर डिपेंड करती है और करंट पे। ये भी बात आपसे एक नंबर में पूछी जा सकती है एमसीक्यू में कि किस किस पर डिपेंड करता है वो लगने वाला फोर्स, करंट कितना है किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है किस डायरेक्शन में। फील्ड को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, क्योंकि फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड टू साउथ। मेरे सारे लेक्चर्स देखे होने चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इज लार्जेस्ट, इसकी डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होएगी कब, ये सवाल प्रीवियस ईयर का PYQ है, जब आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर हो। ये पूछे जाने वाला सवाल है, मैं जिसको कह रही हूँ इंपॉर्टेंट उसको तो ग्रीन या रेड पेन से लिख लो। डायरेक्शन रिवर्स, करंट रिवर्स, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स, सब रिवर्स। और अगर मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम झटका कब मारेगी वो वायर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तब फोर्स मैक्सिमम लगता है। आपसे पूछा जाएगा फोर्स मैक्सिमम कब लगता है, फोर्स मैक्सिमम कब लगता है, एंगल 90 पे, थीटा 90 पे, जब परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल पे हो। अब मैडम मुझे पता कैसे लगेगा,
कि कब तो इधर डिफ्लेक्ट करेगी, कब इधर डिफ्लेक्ट करेगी, कब ऊपर करेगी, कब नीचे करेगी या कैसे करेगी। तो उसके लिए आपको यूज करना अपना उल्टा हाथ। आपको याद है इससे पहले हमने सीधा हाथ यूज करा था, राइट हैंड थंब रूल, उसमें थंब को लिया था और उंगलियों को लिया था। अब छोड़ दो, अब लेफ्ट, सब अपना लेफ्ट हाथ उठाएंगे मेरी वीडियो के साथ साथ। लेफ्ट, जो भी आपका लेफ्ट है भाई, वीडियो में उल्टा दिखे कोई चक्कर नहीं, आप अपना उल्टा हाथ उठाएंगे, उसमें अंगूठा ऐसे रखेंगे, एक उंगली खोलेंगे, एक उंगली को इधर वाली साइड अंगूठा ऐसे बनाओ, ये एल वाली शेप बना ली सबने, एल बना लिया, एल बना लिया सबने। एल बनाने के बाद जो एक उंगली बची है ये वाली उंगली, इसको अपनी तरफ दिख नहीं रही होगी, ऐसे देखो अपनी तरफ, दोबारा देखो, अंगूठा ऊपर, उंगली साइड में, ऐसे तो खुलेगी उंगली। एल बना लो। एल बनाने के बाद जो ये बीच वाली उंगली है ये अपनी तरफ खोल लो, ऐसे नहीं, बंदूक नहीं बनानी, ऐसे एक उंगली, ये तीनों उंगलियां जो अपनी तरफ है इसमें एक उंगली अपनी तरफ, एक साइड में और एक ऊपर, ऐसे। इसको बोलते हैं 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल 90, इनके बीच में एंगल 90, इनके बीच में एंगल 90। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये रूल क्या कहता है, इसका नाम है फ्लेमिंगेज रेफ्टेल रूल। इसका काम क्या है, फोर्स को फाइंड करना, फोर्स फाइंड करना। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करना इसका काम है। कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच, स्ट्रेच करनी, खोलनी है। स्ट्रेच द थंब, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, इसको बोलते हैं सेंटर फिंगर। फोर फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों 90 डिग्री पे, एक ऊपर एक साइड में और एक अपनी तरफ, तीनों परपेंडिकुलर खोलनी है। जिसमें से फर्स्ट फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड। ये सेकंड सेंटर फिंगर, सी फॉर सेंटर, सी फॉर करंट, और थंब बताएगा किस डायरेक्शन में फोर्स होगी। अब देख लो, सीख लो, ये बच्चों को दिक्कत आती है। पहले तो एक नंबर में सीधा सीधा लो पूछेंगे, फिर पूछेंगे ये तीनों किस एंगल पे होती है, परपेंडिकुलर होते हैं। फिर आपको एक न्यूमेरिकल दे देंगे जिसमें दो डायरेक्शन आपको गिवन होगी, तीसरी आपको निकालनी होगी। ये आप तभी सीखोगे जब अपना हाथ उठाओगे। अगर सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो और हाथ नहीं उठा रहे हो तो भूल जाओ कि न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस होंगे। इसके आपको फिंगर्स हिलाने पे क्वेश्चंस आएंगे, वो आपसे तभी होंगे जब आप मेरे साथ साथ उंगलियों को ऐसे खोलोगे। बोलो, थंब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, करंट 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 करंट, सेंटर फिंगर करंट, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। तो ये आपको बताना है, सेंटर फिंगर करंट को बताएगी और थंब इसको बताएगी। ये हो गया रूल। एक नंबर में अगर पूछे स्टेट फ्लेमिंगेज लेफ्ट हैंड रूल, तो आप लिखोगे स्ट्रेच द फिंगर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन where this tells us about magnetic field, this about currents, and direction of force is मतलब is searched by या फिर pointed in the direction of thumb। थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन में करेगा। ये देखो आपको करके भी दिखाया हुआ है। आगे चलते क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। हम मतलब न्यूमेरिकल क्या कहेंगे, क्वेश्चंस कहेंगे। क्वेश्चंस के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है कि अगर आपको चार्ज दे रखा है पॉजिटिव, तो आप जिस डायरेक्शन में करंट बोले उसमें करंट वाली फिंगर ये सेंटर फिंगर। अगर आपको बोल दे करंट आपसे मेरी तरफ, मतलब इधर आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ये। अगर आपको बोल दे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो करंट उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या है, ये फिंगर पॉजिटिव की तो डायरेक्शन में जाएगी और नेगेटिव से उल्टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उल्टी डायरेक्शन में करंट होता है भाई, ये बात याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऑपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। ये बात खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। ये बात बच्चे नहीं समझते हैं। अगर आपको कह दे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो आप फिंगर को वेस्ट से ईस्ट रखोगे, करंट की डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट होगी। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी याद रखना है। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है फोर्स, फिर झटका उधर ही लगेगा जिधर धक्का लगेगा। इतना तो पता है 9th से, धक्का क्या होता है, जिधर धक्का मारेंगे उधर ही चीज जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव के उल्टी, और डिफ्लेक्शन मतलब फोर्स। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन। अच्छा सवाल है भाई, ये ऐसे सवाल आपके पेपर में खूब आएंगे। पहला सवाल कहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखते ही साइड में लिख लो खतरा। इलेक्ट्रॉन मतलब खतरा। इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल टू इट। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपको दे रखी है ऐसे, मतलब खुद से बना लो करंट ऐसे, करंट ऐसे।
बोला था इलेक्ट्रॉन का उल्टा, इलेक्ट्रॉन का उल्टा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, करंट ऊपर चला गया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो बताओ फोर्स किधर होगा, अंगूठा देखो किधर होगा। तो अपनी ये अंगूठे को अंदर बंद कर लो, ये दो उंगलियां देखो, अंगूठा अपने आप चलेगा। करंट कहता है ऊपर और ये ऐसे, करंट कहता है ऊपर और ये कहता है ऐसे। तो हमारे पास ऑप्शन बताओ जी, कहता डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंगेस का लेफ्ट हैंड उठाओ। करंट क्या होएगा, अपोजिट होएगा इलेक्ट्रॉन के, ये बात भी मैंने बता दी। ठीक है, मतलब करंट ऐसे होएगा, देयरफॉर फोर इनटू द पेज या आउटसाइड द पेज, ये आपको बताना है। तो मतलब ये ऐसे आना चाहिए। अब देखो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ये करंट को बताता है। इनटू द पेज आ गया, पेज है ये, यहाँ पे एक पेज रखा हुआ है बेटा, ये पेज है। इस पेज के ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है आपने, ये आप अपना पेज ले लो, कॉपी को ऐसे रख लो अपने सामने ऐसे, ऐसा करो, कंफ्यूज मत हो। कई बच्चे कहेंगे मैं कैसे समझूं वीडियो में, मैडम सामने होती तो हमारा हाथ घुमा देती। कुछ नहीं करना, आप कॉपी में बनाओ और कॉपी यहाँ पे रखो, अपनी चेस्ट के पास रख ली। अब कॉपी पे देखो, कॉपी पे देखो, कॉपी पे इलेक्ट्रॉन नीचे थे तो ये ऊपर, ये आपकी कॉपी है, यहाँ पर कॉपी आपकी। तो आपका ऊपर करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है भाई। मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे बन रही है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये तब अपने आप इधर जा रहा है भाई। पहले ऐसे हाथ खोलो, फिर करंट की डायरेक्शन में करंट को रख दो, ये उंगली करंट को बताती है। करंट की, ये कॉपी आपकी, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पेज के अंदर जाएगा। ये पेज है, मेरा हाथ ये पेज है, पेज के अंदर अंगूठा जाएगा। इसको करने का सही तरीका, कॉपी लो, उस पे डायरेक्शंस बनाओ, ये चित्र बनाओ, कॉपी को ऐसे रख लो अपने सामने, जिधर बोले उधर उंगलियां ले जाओ, इनटू द पेज, अंगूठा पेज के अंदर जाएगा। तभी सीखोगे जब उठाओगे, जब अपनी कॉपी को उठाओगे और प्रैक्टिस करोगे। उंगलियां एक बार गलत घूमेगी, दो बार गलत घूमेगी, तीन बार घूमेगी, चौथी बार खुद से सही घूमेगी। उंगलियां नहीं घुमानी, उंगलियां इधर उधर नहीं करनी, हाथ को, इस हाथ को इधर उधर कर, देखो पहले ऐसे कर लो, ऐसे इधर उधर घुमाना, इसको इधर ले जाओ, हाथ को इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। हाथ को घुमा रही हूं मैं, उंगलियां देखो मेरी फ्रीज हो गई, उंगलियों को नहीं हिला रही मैं। कई बच्चे क्या उंगलियों को हिलाते रहते, उंगलियां नहीं, उंगलियां फिक्स, एक ऐसे एक ऐसे एक अंदर, उसके बाद हाथ, ये हाथ घुमाओ, उंगलियां नहीं हिल रही मेरी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर आ गया इनटू द पेज, पी वाई क्यू है, प्रीवियस ईयर का सवाल है भाई। फिर कहता है प्रोटॉन कैन चेंज, इट मूव्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज वे वाइल इट मूव्स। देखो बेटा, कोई भी चीज मूव करती है तो हमें पता है उसका मास तो बदलता नहीं है, उसकी स्पीड भी बदलती नहीं है, वेलोसिटी बदलती है और मोमेंटम बदलता है। क्योंकि जब भी कोई फ्रीली मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी बदलती है तो मोमेंटम भी बदलती है। तो इसका आंसर है वेलोसिटी और मोमेंटम। ये मतलब क्लास 9 से आप समझ सकते हो, कह सकते हैं। एक और सवाल है ऐसा भाई, हाथ वाला, फिर से एक बार प्रैक्टिस करें। पॉजिटिव है, कोई खतरा नहीं है, नेगेटिव में खतरा है। पॉजिटिव पार्टिकल्स टूवर्ड्स द वेस्ट, अपनी कॉपी लो, फिर से यहीं रख लो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ। कहता है कॉपी में करंट, ये वाली उंगली करंट को बताती है, तो मैं इस उंगली को वेस्ट की तरफ ले जाती हूँ। फिर कहता है मैग्नेटिक फील्ड और डिफ्लेक्शन, मतलब फोर्स हो रहा है नॉर्थ की तरफ, फोर्स जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ऐसे। देखो मैंने हाथ को घुमाना है भाई, करंट इधर भी आए, करंट वेस्ट की तरफ भी आए और अंगूठा इधर भी जाए, तो ये आंसर बताना था इस बारी। पिछली बारी थंब का आंसर बताना था, इस बारी मैग्नेटिक फील्ड का आंसर बताना है। कहता डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। पहले देखो मेरे साथ साथ चलो, पहले हाथ को ऐसे करो सीधा अपनी तरफ, लेफ्ट हैंड उठाओ, तीनों फिंगर्स को खोल लो, फिर उसने अपनी कॉपी पे बनाओ और कॉपी को यहां रख लो। ये कॉपी है मेरी, ये कॉपी है भाई मेरी। कॉपी में मैंने देखा वेस्ट किधर है, इधर, तो वेस्ट की तरफ बना लिया। और नॉर्थ किधर है, इधर, नॉर्थ की तरफ अंगूठा, और नॉर्थ मेरी कॉपी में देखो, ये कॉपी है, नीचे देखो कॉपी में, अपनी कॉपी में खुद देखो, कॉपी में थंब जाएगा नॉर्थ की तरफ, उंगली जाएगी वेस्ट की तरफ, तो ये वाला कहाँ आएगा, अपने आप आएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, हाथ घुमाना है।
ये अंगूठा इधर, ये इधर, ये अपने आप कहाँ जा रही है, नॉर्थ में। कहाँ जा रही है, ऊपर, अपवर्ड जा रही है। तो आंसर क्या, मेरी टेक्निक ट्रिक्स को याद रखो, कॉपी पर अपना डायग्राम बनाओ और कॉपी यहाँ रख लिया करो, कॉपी अपने यहाँ रख के और फिर ऐसे जिधर चले बस नीचे देखा करो डायग्राम और उंगलियां घुमाया करो, नीचे देखो उंगलियां घुमाओ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लो, जिधर बोले उधर कर दो, तो अपवर्ड ऊपर की तरफ आ रही है, आउटसाइड द पेज। आगे चलते हैं भाई, लास्ट टॉपिक और उसके बाद सिलेबस खत्म। लास्ट टॉपिक चलते हैं भाई, छोटा सा टॉपिक है, लाल रंग की तार, ग्रीन की, और ये भी डोमेस्टिक सर्किट पढ़ेंगे, शॉर्ट सर्किट पढ़ेंगे, ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, फ्यूज पढ़ेंगे और फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके चैप्टर खत्म कर देंगे। कहता है हमारे घरों में हम देखते हैं मेन सप्लाई जो होती है उसमें पोल्स पर काफी कलर की तारें होती है, जैसे हमने कहा उन पे इंसुलेशन चढ़ी होती है। जैसे हम देखिए रेड इंसुलेशन वाली तार होती है उसको लाइव वायर कहते हैं। ये पिछले साल का PYQ है भाई, लाइव वायर कौन सी होती है, ग्रीन वायर कौन सी होती है और वो कौन सी होती है। तो जिसपे ब्लैक कलर की इंसुलेशन हो वो न्यूट्रल वायर होती है, और जिसपे ग्रीन कलर की, दोबारा समझ लो, रेड ब्लैक और ग्रीन, जिसपे लाल रंग की परत चढ़ी हो वो लाइव है, झटका लगाती है। ब्लैक न्यूट्रल है, 0 वोल्ट पे होती है, 0 वोल्ट पे होती है, ये 220 पे होती है। ग्रीन वायर अर्थ वायर है, अर्थ वायर है, सेफ्टी के लिए होती है, सेफ्टी के लिए, अर्थिंग हम सेफ्टी के लिए करते हैं। एट द मीटर बोर्ड, अब हम अगले अगले पेज पे पहला ऐसा करते हैं तो फिर डायग्राम समझा देते हैं, उसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन पिछले पेज पर गिवन है। कहते हैं हमारे घरों में एक लाइव वायर आ रही है, एक ब्लैक आ रही है, एक ग्रीन आ रही है। अब यहाँ पे देखो लाइव वायर और ब्लैक वायर दोनों साथ साथ चल रही हैं। यहाँ पर मानो मीटर आया हमारा, इसमें भी दोनों आई, फिर हमारा स्विच बोर्ड आया, इसमें भी दोनों आई, एक 0 वोल्ट पे एक 220 पे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने ये बात आपको बताई भी थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को अगर आप टच कर दो ब्लैक वाली को तो करंट नहीं लगता, लेकिन लाइव वायर को झटका मारो तो वो झटका मारती है क्योंकि वो 220 पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्विच बने हुए। अच्छा कई बार तुमने देखा होगा स्विच ऐसा होता है 3 वाला, इसका मतलब एक लाइव वायर के लिए, एक उसके लिए और एक अर्ध वायर के लिए। बड़े जितने भी अप्लायंसेज है, प्रेस हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया, टीवी हो गया, उनको हम हमेशा 3 वाले में लगाते हैं, क्योंकि उनमें अगर हम फ्रिज को कई बार हाथ लगाते हैं करंट लग जाता है, बारिश के दिनों में हम कहते हैं अर्थ पकड़ गया, कहते हैं ना अर्थिंग हो गई इसकी। तो ठीक है, तो जो छोटे मोटे फैन फून है, चार्जर वगैरह हैं, उनसे इतने लंबे करंट लगते नहीं, इसलिए उनके 2 वाले स्विच होते हैं, मतलब 2 वाला होता है, 3 पिन वाला नहीं होता प्लग, 2 पिन वाला प्लग होता है। जबकि बड़े अप्लायंसेस जो हैं जो ज्यादा पावर लेते हैं वो 3 पिन वाले प्लग में लगाते हैं। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये डोमेस्टिक सर्किट को दिखाया गया है कि 2 वायर आ रही है, और जो बड़े प्लग हैं 3 वाले स्विच है उसमें 1 वायर। अच्छा आपको मैंने जब सिंबल्स कराए थे इलेक्ट्रिसिटी के तब कराया था, किसी एक वायर को दूसरी वायर के ऊपर टपा के दिखाना हो तो क्रॉस वायर का सिंबल ये होता था, याद है, क्रॉस वायर का सिंबल था ये। नहीं याद तो मेरे लेक्चर्स देख लो, फर्स्ट लेक्चर देख लो इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें क्रॉस वायर का सिंबल बताया था, तो ये क्रॉसिंग को दिखाता। आप किसी भी 2 वायर को ऐसे नहीं बना सकते, ऊपर नीचे नहीं, क्रॉसिंग को दिखाने के लिए हम ऐसा दिखाते हैं। नोटेशंस बने हुए हैं भाई, ऐसे ही दिखाओगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ जगह अर्थिंग भी है। तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये घरों में हमारे जो स्विचेस हैं वो हैं, और ये हमारे क्या मीटर बोर्ड है, ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, ये बोर्ड से वहां से आ रहा है, बीच में फ्यूज भी लगे हुए हैं, देखो फ्यूज भी लगा हुआ है, ताकि फ्यूज अगर सड़ जाए तो हमारी पूरी सर्किटरी बच जाए। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पर लिख के दी हुई है, पूरा आप पढ़ लोगे। रेटिंग क्या होती है फ्रिज की, इनकी सब में हमारे पास सेफ्टी डिवाइस कौन सा लगा होता है, फ्यूज लगा होता है, ताकि फ्यूज लो रेजिस्टेंस होता है, वो जल्दी से करंट पास करके सड़ जाता है, हमारी पूरी सर्किटरी को बचा देता है। फिर आपसे पूछा गया अर्थिंग क्यों करते हैं हम, अर्थिंग इसलिए करते हैं कई बार कुछ करंट लीक हो जाता है, उससे बचाने के लिए, शॉक लग जाता है, जैसे प्रेस में बड़ा करंट लगता है, प्रेस की बॉडी को हाथ लगाते तो करंट मार जाती है, फ्रिज करंट मार जाता है, टीवी करंट मार जाता है, AC करंट मार जाता है, तो इसको बोलते हैं अर्थिंग बनना। तो अर्थिंग से बचने के लिए, शॉक से बचने के लिए हम एक अर्थिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे घर की सर्किटरी को बचाने के लिए होता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है, यहाँ पे समझो शॉर्ट सर्किट क्या होता है। कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, ओवरलोडिंग की वजह से आग लग गई। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन पे क्वेश्चंस भी आएंगे एनसीईआरटी में कि आपको शॉर्ट सर्किट क्या होता है। जब आपकी 2 वायर है जिनके ऊपर क्या है,
इंसुलेशन चढ़ी हुई है, ग्रीन कलर की, रेड कलर की और ब्लैक कलर की, 3 है। ठीक है, तो अगर वो रेड कलर वाली इंसुलेशन ऊपर वाली और ब्लैक कलर वाली इंसुलेशन कई बार फट जाती है तो वो दोनों वायर टच में आ जाती है। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का टच में आ जाने की वजह से स्पार्किंग होती है और शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होता है, एक ही स्विच में तुमने बहुत सारे वो लगा दिए, ठीक है, एक ही प्लग में बहुत सारे लगा दिए तो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ओवरलोडिंग भी हो जाती है जब हम समटाइम्स एक ही सॉकेट में बहुत ज्यादा अप्लायंसेस लगा देते हैं। ठीक है, हमारे पास शॉर्ट सर्किट क्या होता है, वो सिचुएशन जिसमें करंट बहुत ज्यादा, ये एमसीक्यू का सवाल है भी आपका, शॉर्ट सर्किट में करंट का क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज। ये एमसीक्यू का सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन में से सवाल बन सकता है भाई, इसलिए किसी भी लाइन को हल्के में मत लिया करो। शॉर्ट सर्किट का मतलब है दोनों लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का टच हो जाना इंसुलेशन फटने की वजह से। जैसे ही वो टच होगी तो करंट बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। इसके लिए हमें हमारे घरों में फ्यूज लगाने चाहिए, क्योंकि अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फ्यूज मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। ऐसी सिचुएशन में जब ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट को बचाने के लिए हमारे पास फ्यूज लगे होते हैं, वो फ्यूज सर्किटरी को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है जी, इस चैप्टर में हमने एमसीबी भी पढ़ सकते हैं हम, फ्यूज के अलावा एमसीबी है, सॉरी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, हालांकि तुम्हारी एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं करा हुआ है, बट एस चांद में है और वैसे भी पूछ लिया जाता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। हमारे घर की सर्किटरी को बचाने के लिए एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज, दूसरा हो गया एमसीबी। आजकल किस किस ने एमसीबी सुना हुआ, अभी नीचे कमेंट करेंगे। एमसीबी के बारे में किस किस को पता है, किस किस के घर में ओवरलोडिंग की वजह से कई बार हम एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन सब चला देते हैं, एमसीबी गिर जाती है। तो ये एमसीबी को पता लग गया इनके घर के सारे डिवाइसेस खत्म होने वाले हैं, सब शॉर्ट सर्किट होने वाले हैं, तो तू गिर जा भाई। सर्किट बंद हो जाता है, लाइट एकदम से घर में बंद हो जाती है, एकदम से अंधेरा, फिर हम जाके थोड़ा देखते हैं, एक दो अप्लायंसेस बंद करते हैं और एमसीबी को वापस से ऑन करके आते हैं। तो एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब थोड़ा सा सर्किट ब्रेक कर देता है वो बीच में, ताकि ओवरलोडिंग कम हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि घर में लोड बढ़ गया है, आप एक दो अप्लायंस एसी उसी बंद कर दें और फिर दोबारा से ऑन करें। फ्यूज में ये दिक्कत होती थी, फ्यूज में इलेक्ट्रीशियन को आके वापस से फ्यूज नया डलवाना पड़ता था। एमसीबी में ऐसा कुछ नहीं होता, एमसीबी अपने आप वो बटन से होती है, वो नीचे गिर जाती है और हम उसे मिनी थोड़ा सा सर्किट ब्रेक हुआ, 1 मिनट के लिए लाइट गई है, 2 मिनट के गई है, अप्लायंस को बंद करके हम दोबारा से सर्किट को चला सकते हैं। तो मिनिएचर, थोड़ा सा सर्किट में ब्रेक आने को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा डोमेस्टिक सर्किट के साथ खत्म होता है। अब हम चलेंगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर और उसके साथ हम इस चैप्टर की समाप्ति खत्म करेंगे। नेम द 2 सेफ्टी डिवाइस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज, एक प्रॉपर अर्थिंग करो और एक एमसीबी लगाओ। एमसीबी लगा सकते हैं हम आजकल। ठीक है, फ्यूज क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट के टाइम जो बहुत हैवी करंट बहता है उससे वो खुद ब्रेक हो जाता है, खुद मेल्ट हो जाता है, पूरी सर्किट को बचा लेता है, खुद को रिप्लेस करना पड़ता है, खुद को सड़ जाता है बेचारा, कितना दानी है, खुद अपना त्याग कर देता है। अर्थिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम कई बारी बहुत ज्यादा करंट मेटल बॉडी पर आ जाता है, जिसकी हम हाथ लगाते हैं प्रेस वगैरह को तो हमें करंट मार जाती है, तो ग्राउंड में इसके लिए हम अर्थिंग करते हैं। एक और तीसरा जो सॉकेट का पिन है वो अर्थिंग कर देते हैं पहले, तो अगर हैवी करंट आया तो पहले ही उसमें अर्थ में चला जाएगा, और अर्थ तो ब्रह्मांड है चार्जेस का, उसको क्या फर्क पड़ेगा, अर्थ में चार्ज जाए। दूसरा सवाल, ये अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, कहता है कि रेटिंग 5 एम्पियर की है, तुम्हारे घर में 5 एम्पियर तक की लिमिट है, लेकिन तुमने एक ओवन यूज करा जो इतने वोल्ट का और इतने वोल्टेज पे उसको यूज करा, बताओ उसके अंदर का फ्यूज खत्म होगा कि नहीं होगा, फ्यूज गिरेगा कि नहीं गिरेगा। चलिए पहले देखते हैं कि इससे कितना आ सकता है। तो हमें पता है पावर इक्वल्स टू VI होता है। क्या हमें पावर दे दी, बिल्कुल दे दी, 2 किलोवाट, वोट को किलोवाट से वोट करते हैं तो 1000 आ गया, 1000 वोट आ गया, 1000 वोट आ गया। करंट नहीं यूज करनी, करंट तो कंपैरिजन के लिए दे रखा है भाई, दूसरे पेन से बताती हूँ, ये 5 एम्पियर तो कंपैरिजन के लिए दे, उसने बोला रेटिंग है उसकी इतनी, इस ओवन की रेटिंग इतनी है, मतलब इसका फ्यूज इससे ज्यादा पर खराब हो जाएगा, ये कहने के लिए इसको यूज नहीं करना, इसको एंड में सिर्फ कंपेयर के लिए दिया है।
पहले पावर को और वोल्टेज को यूज करके आई निकालोगे, जो आई आएगा उसको इस गिवन आई से कंपेयर करोगे। अगर ये आई इससे कम आ गया तो सही सलामत, और ज्यादा आ गया 5 से तो सर्किट फ्यूज हो जाएगा। यही बोला है। हमारा जो आंसर आया पावर इक्वल्स टू वी आई से जो आई आया है वो 9.9 आ गया भाई, 9.09 एम्पियर, और हमारी लिमिट 5 की थी, ऑन हो गया तो फ्यूज जो एलिमेंट है वो सड़ जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, मतलब ओवन काम नहीं करेगा। कई बार तुमने देखा है हम जैसे किस चीज को ऑन करते हैं पटाखा मार जाती है, देखा होगा ना। अगर मैं नीचे कमेंट करो किसने ऐसा देखा है, एकदम से लाइट जैसे वो स्विच ऑन करते पटाखा मार जाता है। इसका मतलब जैसे तुमने ऑन करा पावर और वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट ज्यादा आ गया तो उसका फ्यूज उड़ गया। हम कहते हैं आज तो इसका फ्यूज उड़ गया भाई, एकदम से पटाखा मार जाता है, कूलर मार जाता है, एसी मार जाता है, एकदम से बंद हो जाता है, चोक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो करंट आना चाहिए था उससे ज्यादा करंट तुम्हारे सर्किट में आ गया है, और इसी को कहते हैं ओवरलोडिंग हो जाना या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाना। तो आपको पेपर में ऐसे सवाल आएंगे जब आपको करंट जो रेटेड गिवन होगा उससे अगर ज्यादा आ जाए तो फ्यूज सड़ जाएगा, और उससे कम अगर यहाँ पे आंसर 4 आ जाता तो सेफ्टी डिवाइस नॉर्मली काम करता है, जैसे हमारे घरों में सब डिवाइसेस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कहते क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ओवरलोडिंग के लिए। भाई टू मैनी अप्लायंसेस नहीं लगानी चाहिए एक सॉकेट में। कई बार हम शादियों में देखते हैं उस एक्सटेंशन में चार्जर, ये कूलर, वो सब अपने सॉकेट्स लगाए होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए ज्यादा। टू मैनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी यूज। एक टाइम पे हमारे घरों में एसी, पता जिसके घर में 3 एसी है तीनों एसी जो भी चलाना है सब चला दिया, मोटर पानी वाली, ठीक है, फ्रिज, ठीक है, और कूलर, जो भी प्रेस है, वॉशिंग मशीन है, सब चला देते हैं कई लोग तो, इतना टीवी, एलसीडी, चार्जर सब, ठीक है। तो इतना ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देना होता, उसमें एक आधी चीज फिर जोर पड़ता है लाइट पे, ज्यादा करंट। फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी। अगर घर में कोई सड़ा हुआ है, फॉल्टी है, जिसमें आपको लगता है कि इसमें दिक्कत है, पटाखा मार सकता है, तो उसको भी यूज नहीं करना चाहिए। फ्यूज शुड बी कनेक्टेड। घर में फ्यूज लगे होने चाहिए ताकि अगर खराब हो तो फ्यूज हो, अंदर की तारें सेफ रह जाएं। एट द टाइम ऑफ, ये मैंने बताया था, ये एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का सवाल है भाई, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। कहता है शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है करंट, इसीलिए आग लगती है। अगला क्वेश्चन कहता है फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लोब विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई कॉइल है उसके अंदर की फील्ड लाइंस कैसी थी, स्ट्रेट ही तो थी, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। अ वायर विच इज ग्रीन वाली को लाइव वायर कहते हैं। ना जी, लाइव तो खतरे की घंटी है। खतरा किस रंग का होता है, लाल, ग्रीन कलर का थोड़ी होता, ग्रीन की तो अर्थ है बेचारी, खतरा लाल लाल लाल, ठीक है, तो ये फॉल्स बात है, लाल रंग की रेड वायर होती है, मतलब लाइव वायर रेड कलर की होती है, लाल तो होएगी। टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, आप कैसे प्रोड्यूस करते हो, आप कोई भी करंट कैरिंग वायर ले लो, चाहे स्ट्रेट ले लो, सोलेनॉइड ले लो, चाहे सर्कुलर लूप ले लो, क्योंकि हर तार जिसमें से करंट बह रहा है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए परमानेंट मैग्नेट भी ले सकते हो, या फिर उस करंट कैरिंग वायर के अंदर आप कोई मटेरियल भी रख सकते हो, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हो। जैसे आपने कोई स्टील की या फिर आयरन, सॉफ्ट आयरन का कोई मटेरियल रख दिया तो उस कॉइल के साथ साथ वो भी मैग्नेट बन जाएगा। When the force is exerted, why the current carrying wire would placed in the field largest? फोर्स सबसे ज्यादा लार्ज कब होगा, ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, परपेंडिकुलर। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर पर होते हैं तब सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। आगे चलते हैं। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर, एक कमरे में बैठे हैं, आपके पीछे से आपके आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन, जब भी मैं इलेक्ट्रॉन को देखती हूँ मैं लिख देती हूँ खतरा, क्योंकि मेरे पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मेरे आगे से करंट जाएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, पीछे से इलेक्ट्रॉन तो आगे से, ये वाली फिंगर करंट को बताती है, तो आगे से करंट हो गया जी। मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम अ बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट, तो उल्टा हो गया। फिर कहते हैं इज डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड मतलब अंगूठा बताया है, टुवर्ड्स योर राइट साइड, ये मेरी राइट साइड है, राइट साइड की तरफ चला गया, तो बताओ 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 किधर आ रहा है, कमेंट करो, देख के ही कमेंट कर दो, ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे कमेंट करो भाई, ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे तो आसान है, कर दो कमेंट। अब कहेंगे मैं क्यों करूं, मैं तो आगे देख लेती हूँ, आप पे कोई और कर देगा,
ऐसा मत किया करो, कमेंट किया करो, उससे मुझे पता लगता है किस किस बच्चे ने वीडियो देखी है। सिर्फ आपको यही तो लिखना है डाउनवर्ड, इससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये बच्चा वीडियो देख कर गया है। ये हमने किससे पता चला, फ्लेमिंगेज लेफ्ट हैंड रूल से। जितने भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं 2 थ्योरी के दौरान, और ये इन्हीं में से एक आधा आ जाता है हर साल। ये सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, वैल्यू भी नहीं, मतलब कहता है स्टेटमेंट भी नहीं बदलते, सेम क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये करने आने चाहिए। आगे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट कब अकर करता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की इंसुलेशन फटने की वजह से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती हैं, तब हमारे पास बहुत हैवी करंट आ जाता है और इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं, इससे आग भी लग जाती है। अर्थ वायर का क्या फंक्शन है और ये क्यों लगाते हैं? कई बार हमने देखा है करंट लीक हो जाता है मेटल बॉडी से, तो वो सारा का सारा हम ग्राउंड में ट्रांसफर कर देते हैं और खुद को शॉक से प्रिवेंट कर देते हैं। अगर अर्थिंग नहीं है तो हम जैसे उसको प्रेस को हाथ लगाएंगे, आयरन को हाथ लगाएंगे, एसी को हाथ लगाएंगे, फ्रिज को हाथ लगाएंगे, तो वो करंट हम तक आ जाएगा और हमें चोट लग सकती है या हमें करंट लग सकता है। आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे, इसी के साथ हम हमारे इस पूरे चैप्टर को विद एनसीईआरटी क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लिया है। जिन जिन बच्चों को पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आया है वो प्लीज कमेंट करें कि मैम सारा सिलेबस हमें अच्छे से आ गया है। और भी आपको क्या चाहिए, कोई क्वेश्चंस चाहिए, कुछ भी आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, आपको ये जानना है प्रीवियस ईयर कहाँ से आते हैं, प्रीवियस ईयर कैसे करें, कैसे हम बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट करें, आप जो भी हेल्प मुझसे चाहते हैं प्लीज नीचे कमेंट करें, मैं उसी पर वीडियो बना दूंगी। इसी के साथ keep learning, keep growing, keep enjoying the videos. Thank you so much.